Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section of Indian Express of 8th February और आज पेपर थोड़ा लेट हो गया है एंड शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सो आज का कोट है बाय अब्राहम लिंकन. नियरली ऑल मैन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर. ओके, तो एडवर्सिटी इनके अकॉर्डिंग हर कोई फेस कर सकता है. अगर सही कैरेक्टर किसी का जज करना है, टेस्ट करना है, तो उसको पावर दे के देखिए. अब शुरू करते हैं एडिटोरियल से. ओके, आज का एडिटोरियल शुरू करने से पहले समथिंग वेरी सैडफुल हैज़ हैपन इन उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट में. देयर इज़ अ ग्लोफ इवेंट अभी भी, लेकिन साइंटिस्ट को एग्जैक्टली नहीं पता है व्हाट्स द रीज़न, बट व्हाट दे आर सेइंग इट इज़ अ ग्लोफ, यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड. ठीक है, आउटबर्स्ट फ्लड. तो ग्लेशियर के बेसिकली आउटबर्स्ट होने से ग्लेशियर लेक था वहाँ पे. ग्लेशियर लेक कैसे बनता है कि जो अक्सर जो टिप होती है ग्लेशियर की, अभी क्योंकि सीज़न भी चेंज हो रहा है एंड क्लाइमेटिक चेंजेस भी हो रहे हैं वही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो जो ग्लेशियर होता है, जो आइस वाला पोर्शन होता है, वो पूरा मेल्ट करके वहाँ पे लेक बन जाता है एंड इट इज़ ऑफन सराउंडेड बाय बोल्डर्स. ठीक है, तो अब क्या होता है, किसी इवेंट की वजह से अगर इस लेक का ब्रीच हो जाता है तो ये पूरा जो लेक है बहुत तेज़ी से इसका पानी पूरा बह जाता है और आसपास के रीजन जो डाउन स्ट्रीम में होता है ये, ओके, डाउन स्ट्रीम में ये वहाँ पे फ्लड्स वगैरह कॉज करता है. तो अभी जो हुआ है बेसिकली वो ऋषिकेश रिवर से हुआ है. और लेकिन अब ये है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बोल्डर्स का यहाँ पे ब्रीच कैसे हुआ है. सम आर सेइंग दैट देयर वाज एन एवलांचे, सम आर सेइंग कि एवलांचेस तो कॉमन है बट इस रीजन में एक्चुअली में ग्लेशियर लेक नहीं है. तो साइंटिस्ट आर स्टिल कन्फ्यूज एंड लाइक यू कैन सी लाइक द अदर इवेंट्स विच आर हैपनिंग. अब जैसे हमने सोच लिया था कि हम साइंस वगैरह में काफ़ी आगे बढ़ गए, मेडिसिन में आगे बढ़ गए, बट अगेन देयर वाज अ चैलेंज ऑफ कोरोना जो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया एंड वी हैड टू डील विद इट. तो अभी भी ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनको समझने में थोड़ा टाइम लगता है. ओके, एडिटोरियल से शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आया है मेकिंग बजट वर्क एंड इट इज़ बाय साजिद जेड चिनॉय. ओके, और इनका कुछ दिन पहले भी एक आर्टिकल आया था न्यू मॉडल के ऊपर. ही हैज़ गिवन द रेफरेंस ऑल्सो, सॉरी, न्यू डील मोमेंट के ऊपर था. और इसी में हमने इसी डिस्कशन में हमने किया भी था यहाँ पे उस एडिटोरियल को डिस्कस. काफ़ी इंटरेस्टिंग था वो भी, न्यू डील मोमेंट को लेके, जो कि न्यू डील वैसे कहा जाता है मोमेंट जो था वो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम का था. और उसके बाद में यूएस को वापस उसकी इकोनॉमी को ट्रैक पे लाने के लिए, रिकवरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो था पब्लिक इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ा दिया था. मतलब बेसिकली वहाँ के जो लोग थे उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किया था बाय प्रोवाइडिंग देम हेल्थ एंड एजुकेशन बेनिफिट्स, ताकि जो नीचे भी जो इनफॉर्मल कैटेगरीज या जो लोअर सेगमेंट्स के लोग थे वो भी ऊपर आ पाएँ. ठीक है, तो आज भी इनका जो एडिटोरियल है बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें डिस्कस करी. सबसे पहले तो इन्होंने 3 पैराडाइम शिफ्ट्स डिस्कस किए हैं जो इस बजट में थे, विच वर अ शिफ्ट फ्रॉम पास्ट. तो पहले तो इन्होंने वो 3 शिफ्ट डिस्कस किए हैं. उसके बाद में इन्होंने 3 चैलेंजेस भी डिस्कस किए हैं कि अब इस बजट के बाद में चैलेंजेस क्या क्या आएंगे. ओके, सो आई विल गिव यू ब्रॉड फ्रेमवर्क फर्स्ट. तो 3 शिफ्ट क्या बताएं. पहली बात तो उन्होंने कहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर. और इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इन्होंने बताया है कि आएगा कहाँ से, बाय डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन जो किया जा रहा है उसी से इसकी फंडिंग की जाएगी. एंड दिस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वुड लीड टू मोर क्राउडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. कि वही है कि थ्रस्ट आएगा पब्लिक से तो फिर प्राइवेट भी क्राउड इन करेगा और इससे फिर आगे जॉब्स भी बढ़ेंगी. ओके, सेकंड शिफ्ट इन्होंने बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो होती है उसका तरीका बदला है. पहले क्या होता था, पीपीपी मॉडल होता था, तो जहाँ पे प्राइवेट जो सेगमेंट रहता था उसको काफ़ी ज़्यादा रिस्क फेस करने पड़ते थे. लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है वो पब्लिक सेक्टर बैलेंस शीट से उसको फाइनेंस ऑफ किया जाएगा और बाद में उसका मोनेटाइजेशन किया जाएगा. और तीसरा शिफ्ट है कंजर्वेटिव और ट्रांसपेरेंट फिजिकल अकाउंटिंग. तो ट्रांसपेरेंट तो उन्होंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हो चुका है. हकीकत है कि हम अपने एडिटोरियल्स में भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं. एंड वन मोर थिंग, आज आपसे एक आगे मेंस क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्राई आंसरिंग दैट. ओके, तो इसलिए बने रहना और सुनते रहना एंड ट्राई आंसरिंग. और लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये बोला
है कि ट्रांसपेरेंट होने के अलावा थोड़ा कंजर्वेटिव भी है, विच इज़ अ वेलकमिंग थिंग, क्योंकि एफसीआई की लाइबिलिटीज़ वगैरह तो बता दिए, ये ट्रांसपेरेंसी में आ गया। कंजर्वेटिज्म कैसे है कि जो टैक्स रेवेन्यू है तो इनका कहना है वैसे ज़्यादा जाएगा, लेकिन उसको हमने थोड़ा कम दिखाया है, और जिससे हमने अगले साल का भी बेस दिखा दिया। तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग होता है उसको हाई दिखाना कि हाई टैक्स रेवेन्यू आएगा तो हम हाई एक्सपेंडिचर करें, बट इस बार इन्होंने लो दिखाया है, विच इज़ ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम पास्ट। ये तीनों चीज़ें जो है ये आज तक नहीं होती थी। ओके, अब चैलेंजेस लेकिन इन्होंने आगे डिस्कस किए कि एग्जीक्यूशन में चैलेंज आएगा। फिर इन्होंने कहा है कि फिस्कल पॉलिसी काउंटर साइक्लिकल है, विच इज़ वेरी गुड, बट इसको इक्वली निम्बल यानी कि तेज़ी से विड्रॉ करने वाला भी होना है, मतलब इट शुड बी वेरी क्विक। अगर मतलब इनकेस जैसे रिकवरी जब स्टैग्नेंट वगैरह हो जाएगी क्या, तो इट शुड बी निम्बल इनफ। ओके, तो अभी तो हम एक्सपैंड करेंगे, लेकिन अगर पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो उसमें भी हमको तेज़ी दिखानी है। तीसरा इन्होंने कहा है कि फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कॉम्प्लीमेंट करना भी एक चैलेंज रहेगा। ओके, तो सबसे वही है कि अब देख लेते हैं अच्छे से थोड़ा, जो बिगर पिक्चर है वो यही है कि पैराडाइम शिफ्ट्स रहे हैं, और पहला यही है कि पब्लिक सेक्टर बैलेंस शीट को रीइमेजिन किया गया है, एंड द लाइट मोटिव ऑफ द बजट। लाइट मोटिव यानी कि क्या, इस तरीके के वर्ड्स आप है ना यूज़ कर सकते हैं, इनको आप लिख लिया करो। लाइट मोटिव क्या होता है कि किसी चीज़ का बार बार रिपीटेशन होना, कोई वर्ड का, कोई फ्रेज का। तो इस बार के बजट में बहुत ज़्यादा थ्रस्ट किस चीज़ का था, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और पब्लिक इन्वेस्टमेंट का। तो इन्होंने कहा है कि अगर बजटेड नंबर्स रियलाइज हो जाते हैं तो कैपेक्स हमने क्या बताया था, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 1.6% ऑफ जीडीपी ग्रो करेगा, ऑफ जीडीपी फ्रॉम द प्री कोविड टाइम्स टू 2.5% इन 2 years। ठीक है, तो प्री कोविड में 1.6 था, उससे ग्रो करके 2.5 तक चला जाएगा इन 2 years। ठीक है, तो इसलिए कैपेक्स यानी वही स्पेंडिंग वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो होगी वो बहुत ज़्यादा रहेगी, और जो सस्टेन्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पुश दिया जा रहा है इसके मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट्स रहेंगे, और जिससे फिर वही है ग्रोथ ज़्यादा रहेगी और जॉब्स भी काफ़ी क्रिएट होंगी। और उससे मैंने आपको बताया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो उससे इट वुड क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, और इससे जो हाउस होल्ड प्रिकॉशनरी सेविंग्स है दैट विल ऑल्सो रिड्यूस, एंड वही ये कंजम्पशन वगैरह ज़्यादा होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, जॉब्स ज़्यादा आएंगी। ओके, बट ही सेइंग दैट इट इज़ ओनली हाफ ऑफ द स्टोरी। और ये जो हाई कैपेक्स स्पेंड किया जा रहा है इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये एक्सपेंडिचर कैसे होगा, तो फॉर दिस द अदर हाफ ऑफ द स्टोरी इन द बजट इज डिसइन्वेस्टमेंट। उसके लिए क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता है 2 प्राइवेट बैंक्स का और 1 जनरल इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं उसका। ठीक है, तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा उसको यहाँ लगा देंगे। सो वाई दिस इज वेलकमिंग ये समझना जरूरी है, वाई वाली चीजें ज्यादा समझना जरूरी होता है, क्या हुआ ऐसे ज्यादा। ओके, तो इनका कहना है कि जो नॉन कोर पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं दैट डोंट जनरेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़। अब पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी क्या होते हैं, एक्चुअली में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है या उस चीज़ का कंजम्पशन हो रहा है, बीट गुड्स और बीट सर्विसेज। ठीक है, तो गुड्स या सर्विसेज के प्रोडक्शन या कंजम्पशन के टाइम पे 2 पार्टीज़ का केवल ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उसका असर जो थर्ड पार्टी पे पड़ता है उसको एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, जब इस ट्रांजैक्शन की वजह से थर्ड पार्टी को बेनिफिट हो। ओके, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज किसको कहते हैं, जब इस ट्रांजैक्शन की वजह से इट इनकर्स कॉस्ट टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देती हूँ, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, यू शुड नोट इट डाउन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से। कि फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन और हेल्थ हो गया, तो एजुकेशन जैसे सपोज हो गया तो इसमें केवल स्टूडेंट केवल लर्निंग नहीं ले रहा है, बेसिकली इससे सोसाइटी को भी फ़ायदा मिल रहा है। एजुकेशन ज़्यादा अगर हम सपोज बजट में भी अगर हम ज़्यादा उसमें इनपुट डालते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में डालते हैं, तो उससे सोसाइटी को कैसे फ़ायदा मिलेगा कि ज़्यादा एजुकेटेड, ज़्यादा नॉलेजेबल लोग जो हैं वो
सोसाइटी में उनका क्वांटिटी, उनका नंबर बढ़ेगा, राइट। तो इस तरीके से हेल्थ भी जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में आता है। कॉस्ट में क्या आ जाता है अक्सर, जिसको हम बोलते हैं जैसे पोल्यूशन वगैरह हो गया, उसको हम कॉस्ट में काउंट करते हैं, ठीक है, कि मतलब आपने ले तो लिया, कोई गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसका वही है कि जो नेगेटिव असर है उसकी वजह से जो पोल्यूशन वगैरह क्रिएट हो रहा है पूरे सोसाइटी में, उसका नेगेटिव मतलब एक कॉस्ट इंकर कर रहा है वो सोसाइटी पे, ओके। तो जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स थे उनको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा नॉन कोर पब्लिक एसेट्स, यानी कि वही था कि ऐसे एसेट्स में आपने लगाया हुआ था जिससे कोई भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी तो नहीं हो रही थी, सोसाइटी को तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था, तो अब इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा विथ मच नीडेड फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी जो बजट है इसमें जो सोशल स्पेंडिंग की जा रही है और जो डिसइन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों से, ऐसे एसेट से किया जाएगा विच आर नॉट जनरेटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज इनटू उन चीज़ों में जो कि फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ओके। सो दिस विल टिपिकली इमिनेट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेसेसरली सफ़र फ्रॉम अंडर प्रोविजनिंग बाय द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही वही है जो हेल्थ एजुकेशन में ज़्यादा किया जाएगा, ये ऐसे ही सेक्टर्स हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उसकी अंडर प्रोविजनिंग है। तो दिस इज सिमिलर टू प्रोडक्टिविटी इन्हांसिंग एसेट स्वैप, ये एक तरीके से ऐसा स्वैप है जिसमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इन्हांस हो रही है पब्लिक सेक्टर बैलेंस शीट पे, एंड वही चीज़ें जो ये मतलब इन्होंने अपने न्यू डील मोमेंट में भी कहा था, ओके। अब सेकेंड जो डिपार्चर हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसलिए इसको मैं थोड़ा डेप्थ में डिस्कस कर रही हूँ, फाइन। अब सेकेंड डिपार्चर मैंने आपको क्या बताया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की जाएगी, इसमें भी शिफ्ट है। पहले क्या होता था पीपीपी मॉडल यानी क्या होता था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ओके। तो वहाँ पे क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊपर आने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए रेगुलेटरी रिस्क वगैरह से काफ़ी ज़्यादा ग्रैपल यानी स्ट्रगल करना पड़ता था। और लेकिन अब क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग पूरी पब्लिक सेक्टर बैलेंस शीट से होगी, ओके, वही जो डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा। और एक बार वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी इन्होंने डेवलप किया प्रोजेक्ट, वो एक बार ऑपरेशनल और वायबल हो जाएगा, उसके बाद में उसको मोनेटाइज यानी प्राइवेट को दिया जाएगा और उससे फिर जो पैसा मिलेगा इट वुड बी रिसाइकिल अगेन इनटू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो ये काफ़ी मतलब सही डिवीजन होगा पब्लिक प्राइवेट रिस्क शेयरिंग का, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये वाला कंसेप्ट, तो अगर नहीं सुना है तो दोबारा सुन लो। तीसरा शिफ्ट जो अब इन्होंने कहा है कि वो है कि टुवर्ड्स मोर कंजर्वेटिव एंड ट्रांसपेरेंट फिस्कल अकाउंटिंग। तो ट्रांसपेरेंट की बात तो वही है कि हम करते हैं कि किस तरीके से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लाइबिलिटीज़ जो हैं उसको वापस बजट में डाल दिया है। और अगर आपने पहले के नहीं सुने हैं तो आप जाके एक बार सुन सकते हैं, वहाँ पर हमने काफ़ी लेंदी डिस्कशंस किए हैं कि जो लाइबिलिटीज़ थी फूड, इसमें फूड सब्सिडीज़ वगैरह में, प्रोक्योरमेंट में बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो वो पूरा कैसे अभी ये बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अपने अकाउंट में दिखाया है, ओके। अपने अकाउंट मतलब अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में नहीं, जो कंट्री का बजट स्टेटमेंट है उसमें शो किया है, ठीक है, एफसीआई की लाइबिलिटी को हटाते हुए। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि कंजर्वेटिज्म अभी भी काफ़ी जो था वो लेस अप्रिशिएटेड था, उसको इस बार इन्होंने दिखाया है। और वो ये है कि टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं उसको पिछले साल का अभी रिवाइज्ड एस्टिमेट जो बताया ग्रॉस टैक्स का, वो बताया 9.9% ही होगा जीडीपी का। और इसका मतलब ये है कि जो ग्रॉस टैक्स है वो 0.5%, वैसे तो ज़्यादा ही रहेगा लेकिन इन्होंने कम करके बताया है। तो इससे ये मतलब पास से कैसे अलग है कि अक्सर ओवर बजटिंग दिखाते थे कि मतलब दिखाते थे बहुत ज़्यादा आ रहा है रेवेन्यू वगैरह, लेकिन अब इसने नेक्स्ट ईयर के लिए भी एक बेस सेट कर लिया है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ऑथर ने कि जो टैक्स कलेक्शन है वो बजटेड लेवल से ज़्यादा ही रहेंगे। तो आगे जैसे हो सकता है कि बहुत अनसर्टेन टाइप का एनवायरनमेंट रहे, तो उसके लिए एक इन्होंने बफर क्रिएट कर दिया है कि मान लो अगर क्रूड प्राइसेस बढ़ जाते हैं या रेवेन्यू उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है तो नो वन कैन पॉइंट दैट थिंग आउट, ओके। लेकिन अब इन्होंने कहा है ये सारी चीज़ें आपने की तो अच्छी है बट आगे चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज है एग्जीक्यूशन का।
तो वही है कि मतलब इस एफिकेसी होनी चाहिए, स्पीड में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जैसे कि अभी डिसइन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो आपको एक तरफ बिल्डिंग भी करनी है, जैसे DFIs वगैरह जो हैं वो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे प्रोवाइड भी करने लगे, और दूसरी तरफ आपको डिसइन्वेस्टमेंट भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना थोड़ा हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो। और डेट जो है वो इस बार ऑलमोस्ट 90% ऑफ GDP तक आ चुका है। तो इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स के लिए उन्होंने कहा है कि ज़रूरी है कि वो कम से कि मतलब 10% का नॉमिनल GDP ग्रोथ जो है वो डिलीवर करते रहें, ताकि जो डेट है, जो टोटल कर्जा है, उसको स्टेबलाइज किया जा सके। तो ऐसी कंडीशंस में वही बात है कि एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा इन्होंने कहा है कि काउंटर साइक्लिकल रखी गई है फिस्कल पॉलिसी, वो तो सही है। काउंटर साइक्लिकल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स थी कि जब कोविड के वजह से इकोनॉमी जो थी वो हमारी नीचे जा रही थी, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट को ये हर कहीं मतलब इकोनॉमिस्ट ने कहा कि स्पेंडिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए था। तो अगर इकोनॉमी जब डाउन जा रही थी और उस टाइम पे स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाए तो उसको काउंटर साइक्लिकल कहते हैं। लेकिन उस टाइम पे इन्होंने और ज़्यादा वीकन कर दी थी स्पेंडिंग, तो इट वाज दैट टाइम प्रो साइक्लिकल। ठीक है, तो अभी जाके जो इन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई है बजट में जो कही है, दैट इज काउंटर साइक्लिकल। ओके, तो उन्होंने कहा है कि काउंटर साइक्लिकल है वो तो सही है, बट इट शुड बी इक्वली निम्बल इन दी अदर डायरेक्शन। यानी वही कि रिकवरी जब बहुत ज़्यादा इंट्रेंच यानी कि चेंज होना बदल जाए, एक ही जगह पे स्टैग्नेंट हो जाए क्या, तो उस टाइम पे पॉलिसी सपोर्ट को उसी स्पीड से विड्रॉ भी करना चाहिए। फाइन। और तीसरा चैलेंज इन्होंने कहा है कि फिस्कल पॉलिसी, अब यहाँ पे दो बहुत अच्छे फ्रेजेस यूज़ किए हैं विच यू कैन यूज़ वाइल राइटिंग योर आंसर्स। फिस्कल पॉलिसी हैज़ थ्रोन डाउन द गॉन्टलेट। थ्रोइंग डाउन द गॉन्टलेट मतलब कि इसने चैलेंजेस सामने रख दिए हैं, और इट हैज़ टेकन द मेन सीट, ये कह सकते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी मस्ट टेक अ बैक सीट। टेकिंग अ बैक सीट मतलब दूसरे को पावर दे देना और दूसरे को अपने हिसाब से अभी करने देना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही है कि जब रिकवरी और ज़्यादा बढ़ेगी तो उस टाइम पे फिर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को एक साथ एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करना चाहिए। उस टाइम पे मॉनेटरी पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, अभी फिस्कल स्पेंडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में देखो अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन जैसे रिकवरी बढ़ेगी तो उस टाइम पे फिर मॉनेटरी को दिखानी चाहिए तेजी। जैसे RBI को उस टाइम पे लिक्विडिटी को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दी आर्टिकल। काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। आगे आते हैं आइडियाज़ पेज पे। नाउ एजेंडा ऑन बाइडेंस इंडिया डेस्क, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है और बेसिकली है ना, इन्होंने एक किताब का यहाँ पे रेफरेंस लिया है विच इज़ बाय मीनाक्षी अहमद। ठीक है, मीनाक्षी अहमद की बुक है। इस बुक का नाम आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़। इट इज़ अ मैटर ऑफ ट्रस्ट और ये इंडिया US रिलेशंस के ऊपर है, फ्रॉम ट्रूमैन टू ट्रम्प। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने जो है उसका एक तरीके से जिस्ट दे दिया है। दिस आर्टिकल इज बाय विक्रम सिंह मेहता। ओके, अ मैटर ऑफ ट्रस्ट इंडिया US रिलेशंस फ्रॉम ट्रूमैन टू ट्रम्प। अगर आप में से कुछ लोगों ने जैसे किया था, आंसर किया था जब मैंने कुछ दिन पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस तरीके से इंडिया US के जो रिलेशंस हैं वो अलग अलग प्रेसिडेंट्स के टाइम पे किस तरीके से चेंज हुए हैं। ओके, तो वही था कि काफ़ी अच्छा आंसर आया नहीं था उस टाइम पे, तो इसमें से आप है ना पॉइंट्स नोट कर सकते हैं। इन्होंने राइट फ्रॉम ट्रूमैन जो थे वो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947, तो उस टाइम से वो प्रेसिडेंट थे। तब से लेके ट्रम्प तक का पूरा अकाउंट है ऑफ द ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द रोड ट्रैवल्ड बाय द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज ओवर 75 ईयर्स। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि एक मस्ट रीड बुक है, ना केवल उन लोगों के लिए जो बायलैटरल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, बट ऑल्सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री विदाउट थ्योरी। तो यहाँ पे अब इन्होंने एक जिस्ट दे दिया, इसलिए हम लोग देख लेते हैं और इसको आप बहुत अच्छे से, कभी भी US इंडिया के रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन आए ना तो आप बहुत आसानी से यहाँ से कोट कर सकते हैं। काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंसीज उस टाइम पे रही हैं फ्रॉम ट्रूमैन टू ट्रम्प, वो यहाँ पे इन्होंने बताई है कि ट्रूमैन के बाद से फिर ड्वाइट आइजनहॉवर था, फिर जॉन एफ कैनेडी, तो सबके टाइम का इन्होंने बस बताया कि कौन प्रो थे, कौन न्यूट्रल थे, कौन कैसे था और इन सब का असर क्या था, ठीक है। देन जॉनसन, निक्सन, फोर्ड, कार्टर, रीगन, जॉर्ज सीनियर जो बुश थे, एंड बिल क्लिंटन, जॉर्ज वाशिंगटन बुश, बराक ओबामा एंड लास्ट ट्रम्प, ओके। और उसके साथ में काउंटर प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट रोड तो नहीं हुआ रहा है, और इनफैक्ट स्ट्रेट क्या कई बार डायरेक्शन रिवर्स भी हो गई है, कई सारे ऑब्स्टिकल्स आए हैं, एंड हैव ऑफन बीन मार्क्ड बाय द साइन पोस्ट हार्ड टाइम्स ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, लेकिन ट्रैवलर्स ने कई बार उसका बाईपास भी निकाल लिया है। तो हर यूएस प्रेसिडेंट जो आता है उसका एक पर्सनल व्यू रहता है इंडिया को लेके, और कई बार मतलब बहुत कम ही ऐसा होता है कि उन लोगों को प्रॉपर जानकारी होती है इंडिया की हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिक्स के बारे में। तो फिर वही है कि वो अपना जो भी पर्सनल प्रोक्लिविटी या प्रेजुडाइस होता है, एक्सपीरियंस या एनेक्डोट्स, उससे ही रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 बाय 1 दिया हुआ है, तो आप एक रफ एस्टिमेट तो लिख सकते हो, जिन्होंने मेजर चेंज लाया है उनका भी आप लिख सकते हैं। तो अब ट्रूमैन जो थे सबसे पहले उस टाइम पे प्रेसिडेंट, ही वाज एक्चुअली नॉट द फर्स्ट, ही वाज द 33rd यूएस प्रेसिडेंट, और जब मतलब हमारे यहाँ के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे, तो उन्होंने जैसे इंडिया को देखा था, ही सॉ इट एज अ डिस्टेंट कंट्री जिसका कोई भी डायरेक्ट असर यूएस के पॉलिटिकल इंटरेस्ट पे नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल जानने तक की कोशिश नहीं करी, ना उस टाइम पे यहाँ के पीएम से रिलेशनशिप ड्रॉ करने की कोशिश करी। उस टाइम पे उनका फोकस जो था वो केवल पोस्ट वॉर यूरोप के ऊपर था। उसके बाद में जब आइजनहावर आए तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक थे, और इस वजह से थे क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए थे कि जब वॉर हुआ था तो उस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स ने जो रोल प्ले किया था उसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा एम्पैथेटिक थे। लेकिन इनके उस टाइम पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थोड़े से वही उन्होंने सही से नेशनलिज्म को समझा नहीं, और नेहरू की पॉलिसी को, जो उनकी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी थी, उसको एक मॉरल बिट्रेयल की तरह समझा। तो उस चीज़ का असर आइजनहॉवर पे भी था, ओके। उस टाइम पे वैसे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो रिचर्ड निक्सन थे, ओके। और वो थोड़ा पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी वगैरह के थोड़े ज़्यादा क्लोज थे एज़ कम्पेयर टू इंटेलेक्चुअलिज्म ऑफ नेहरू। तो उस टाइम पे अमेरिका ने मतलब खासकर उस टाइम पे मिलिट्री अलायंस किया था पाकिस्तान से, उनकी प्रेसिडेंट आइजनहॉवर की प्रेसिडेंसी के टाइम पे, ओके। लेकिन कैनेडी ने फिर ये जो हाइफनेटेड इम्बैलेंस था, हाइफनेटेड इम्बैलेंस किसको कहते हैं, मतलब हाइफनेटेड रिलेशनशिप क्या होती है, जैसे दो कंट्रीज़ हैं इंडिया पाक, तो आपके जो रिलेशनशिप्स होंगे पाकिस्तान के, उसका असर आपके इंडिया के रिलेशंस पे भी असर पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे इजराइल पैलेस्तीन का भी इशू होता है तो हाइफनेटेड। तो इन्होंने फिर इस चीज़ को, ये जो इम्बैलेंस था इसको ठीक करने की कोशिश करी थी कैनेडी ने, फाइन। और इन्होंने एक मतलब प्रो इंडिया जो हार्वर्ड प्रोफेसर थे जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ, उसको एज एन एम्बेसडर अपॉइंट किया था, और वही की इंडियन लीडरशिप को थोड़ा सा वो करने के लिए। और उसके अलावा कुछ रिजल्ट्स देखे भी गए थे इनके इनिशिएटिव्स की वजह से, जैसे काफ़ी इकोनॉमिक एड और मिलिट्री सपोर्ट मिला था उस टाइम पे। लेकिन फिर इनका असैसिनेशन हो गया था, एंड नेक्स्ट वॉज जॉनसन। सो वही था कि उन्होंने तो कुछ खास फिर नहीं किया। ही बिलीव्ड इन टफ लव एंड सेल्फ हेल्प की उस टाइम पे ज़्यादा इस चीज़ में विश्वास था इनका, एंड वॉज ऑब्सेसिवली निगार्डली अबाउट फूड एड। जो फूड एड जा रहा था उसको भी वो थोड़ा सा गलत तरीके से देखते थे। इनफैक्ट उनके उस टाइम पे जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उसके साथ में भी रिलेशन सही नहीं थे, तो इंदिरा गांधी भी उसी तरीके का उनका रहता भी था। एंड ये निक्सन प्रेसिडेंसी के टाइम पे भी ये चीज़ कैरी ऑन हुई। तो जॉनसन और निक्सन के टाइम पे थोड़े से रफ टर्म्स थे, आप ये कह सकते हैं, ओके। तो लाइक निक्सन लेबल्ड इंदिरा गांधी एज वॉर मॉन्गर, जो कि मतलब पाकिस्तान को स्लाइसिंग करने के ऊपर तुली हुई हैं, और इंदिरा गांधी ने भी उस टाइम पे निक्सन का कहा था एज एन अकम्प्लिस इन द बांग्लादेश जीनोसाइड, ओके। और उसके बाद में जो फोर्ड आए थे उन्होंने भी ज़्यादा कोशिश नहीं करी, और
उन्होंने इनफैक्ट जो आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ था पाकिस्तान पे उसको भी लिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए रिलेशन तब तक सही नहीं थे। उसके बाद में कार्टर के टाइम पे, ठीक है, फिर कार्टर के टाइम पे तो मेन आप ये नोट कर सकते हो कि किस के टाइम पे अच्छे रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। जैसे कैनेडी के टाइम पे हमने कहा, उसके बाद में कार्टर के टाइम पे तो वही था कि इन लोग को थोड़ी जानकारी थी। जैसे उस टाइम पे मतलब कैनेडी ने भी प्रो इंडियन उसको प्रोफेसर को भेजना वगैरह, तो कार्टर ने भी मतलब ये क्या किया कि जब वो उनका स्टेट विजिट हो रहा था इंडिया में तो वो पाकिस्तान में नहीं रुके, और इस वजह से उनको थोड़ा सा पॉजिटिव वो मिला था, रिव्यू मिला था। और उनके जो सक्सेसर थे रीगन, ठीक है, तो रीगन का वैसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में, क्योंकि उनका मेन उस टाइम पे जो फोकस था वो यही था रोनाल्ड रीगन का, कि जो इविल एम्पायर है कम्युनिज्म का उसको कॉम्बैट करने के लिए। लेकिन उनके साथ में खास बात क्या थी, जो उस टाइम पे पीएम थे राजीव गांधी, उनको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसलिए जब यहाँ पे ये इन्होंने तारापुर न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट के लिए स्पेयर पार्ट्स मांगे थे तो उन्होंने थोड़ा बेनेवलेंस दिखाया था। अब जो एल्डर बुश उसके बाद में आए, जॉर्ज GH बुश, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जानकारी थी इंडिया के बारे में, मतलब एज़ कम्पेयर टू एनी ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स, क्योंकि उनका पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा हुआ था एज एन एम्बेसडर टू चाइना, और CIA डायरेक्टर की तरह भी गए थे। और तब उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था कि अगर इस सब कॉन्टिनेंट यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके ये सारे आ जाते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये कन्फ्लिक्ट इस रीजन में होता है तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जो इससे पहले वाली US पॉलिसी थी उससे हटके फिर ये थोड़ा सा इन्होंने प्रो इंडिया स्टैंड लिया था इंडिया पाकिस्तान के इशू के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस सब कॉन्टिनेंट में वॉर होता है, पाकिस्तान को उन्होंने ये कहा था, तो अमेरिका जो है वो अपना पूरा असिस्टेंस विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। ये जॉर्ज बुश सीनियर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्लिंटन ने भी इंडिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज किया था और फिर फाउंडेशंस काफ़ी स्ट्रेंथन करी थी। हालांकि उस टाइम पे पोखरण 2 हुआ था जिसकी वजह से सैंक्शंस लगे थे इंडिया के ऊपर, लेकिन फिर भी उस टाइम पे क्लिंटन ने मतलब अपने प्रेसिडेंशियल हेफ्ट की वजह से कारगिल में से पाकिस्तान को पीछे वो हटाने की वही पूरी कोशिश करी थी। और फिर उसके बाद में जॉर्ज बुश जो जूनियर आए थे उन्होंने फिर और ज़्यादा अच्छा काम किया था, मतलब रिलेशंस को पॉजिटिवली लेके गए थे हायर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म में, जब उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील को पुश किया था थ्रू कांग्रेस, ठीक है। तो हमारी सिविल न्यूक्लियर डील जो US के साथ में हुई थी वो जॉर्ज बुश जो जूनियर थे उनके टाइम पे हुई थी। उस टाइम पे ओबामा क्रिटिकल थे, लेकिन जब ओबामा प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इन कॉन्टूर्स को रीड्रॉ नहीं किया था, ठीक है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोई इंडियन डेस्क को ज़्यादा मतलब वो भी नहीं दिया था, फेवर नहीं दिया था, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, जिसकी वजह से वही था कि उनके प्रेडिसेसर ने जो गुडविल जनरेट करने की कोशिश करी थी उसको ज़्यादा वो रियलाइज़ नहीं कर पाए थे। और हालांकि वो उस टाइम पे मनमोहन सिंह के इंटेलेक्ट और मॉरल कैरेक्टर की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उनको एज अ प्रॉपर लीडर नहीं मानते थे, ओके। और ट्रम्प ने तो थोड़ा नार्सिस्टिक प्रिज्म से देखा, मतलब वही उनका अमेरिका फर्स्ट वाली पॉलिसी थी, लाइक यू नो पिवट वगैरह अमेरिका के लिए जैसे उन्होंने किया हुआ था। तो उनको लेकिन फिर भी थोड़ा क्रेडिट मिला कि उन्होंने मिलिट्री एड जो पाकिस्तान का था $300 मिलियन का वो कैंसिल कर दिया था। तो अब इन्होंने एक चीज़ ऑथर ने बोली है कि ये सारी चीज़ों में एक चीज़ देखने को मिलती है कि US और इंडिया जो है वो स्ट्रक्चरली बाउंड है, उनकी कॉमन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जेंट है। तो इनका कहना है कि पर्सनल जो भी प्री डायलेक्शंस या पर्सनल थिंकिंग या पर्सनल फिलोसफीज रह सकती हैं यहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स की, वो इस बॉन्ड को वीकन तो कर सकती है लेकिन पूरी तरीके से रप्चर नहीं कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ और पॉइंट आउट करी है कि किसी भी लीडर ने, द फैक्ट इज दैट नन ऑफ दीज लीडर्स टुक टू ईच अदर, किसी ने भी एक पर्सनल कॉन्टैक्ट अपने काउंटर पार्ट के साथ डेवलप करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन फिर भी टाइज किसी तरीके से इम्प्रूव ही हुई हैं। पता नहीं कैसे लिखा है, बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन ओबामा वाज कमिंग टू इंडिया, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मोदी ने उनका वेलकमिंग काफ़ी अच्छे से किया था, ही वॉज क्वाइट
मतलब जैसे मोदी का उस टाइम पे रही है। इनफैक्ट देयर वाज आल्सो, इफ़ यू हैव एवर सीन इंडिया टुडे का एक आता है सो सॉरी करके, तो उसमें उनका पूरा वो बनाया भी था एनिमेशन, आई स्टिल रिमेंबर वो ओबामा ओबामा, सो देख लेना एक बार, काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाया था। खैर, सो द पॉइंट इज़ कि मतलब वही इनका कहना है कि इंडिविजुअल्स फिर भी मैटर करते हैं, भले मतलब अभी तक इन्होंने आपस में रिलेशनशिप नहीं डेवलप करने की कोशिश करी है, लेकिन आगे के रिलेशंस अगर अच्छे रहते हैं, उनकी क्वालिटी वगैरह सही रहती है, और वही है कि जिस तरीके के अब प्रेसिडेंट बाइडेन भी अपने वहाँ पे इंडिया डेस्क पे लोगों को जिस तरीके से अपॉइंट करेंगे, अब उनको इंडिया के कल्चर हिस्ट्री की कितनी जानकारी है, हो सकता है कि उससे रिलेशंस काफ़ी अच्छे जाए। ओके, अब सीधे आते हैं एक्सप्लेन सेक्शन पे। लिंगायत सबसेक्ट्स कोटा डिमांड कंटेक्स्ट एंड इम्प्लीकेशंस। ओके, तो क्या हुआ था 2018 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस टाइम पे लिंगायत कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन का उस टाइम पे मुद्दा उठा था, और कर्नाटका में खासकर ये कम्युनिटी बेस्ड है, और अभी फिर से जो है ये पॉलिटिक्स फिर से अभी शुरू हो रही है, कि वही इनका एक सबसेक्ट है लिंगायत की, उन्होंने मतलब ये डिमांड की है कि ओबीसी कोटा जिसमें 15% रिजर्वेशन दिया जाता है गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशन में, वो उनको वो कैटेगरी में रखा जाए। लिंगायत्स कौन है पहले ये समझ लेते हैं। तो लिंगायत्स डोमिनेंट कम्युनिटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करीब 17% ऑफ कर्नाटका 6 करोड़ पॉपुलेशन, और ये वही है कि पोल्स वगैरह के आउटकम काफ़ी ज़्यादा डिटरमिन कर लेते हैं, क्योंकि 90 to 100 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के आउटकम डिटरमिन कर सकते हैं ये। आउट ऑफ स्टेट में टोटल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी हैं, 224 हैं। ठीक है, तो लिंगायत्स में ही ये एक्चुअली में हिंदू सबकास्ट हैं ऑफ वीरशैव लिंगायत्स, और ये फॉलोअर्स हैं ऑफ 12th सेंचुरी फिलोसोफर, याद रखना बसावना। ठीक है, तो कन्नड़ लिटरेचरर थे ये बसावना, फिलोसोफर और लिटरेचरर, तो उनके फॉलोअर थे, और इनको लिंगायत कहा जाता है। इन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था टू हेल्प सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ब्रेक अवे फ्रॉम द चेन्स ऑफ कास्ट। ठीक है, और वीरशैव लिंगायत जो हैं वो दोनों के अमलगमेशन ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ बसावना, और ऐसे वीरशैवास जो कि ज़्यादा ट्रेडिशनल हिंदू प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे सब सेक्ट्स हैं विच आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द वोकेशन। ठीक है, तो करीब 99 अप्रॉक्स सबसेक्ट हैं इसमें लिंगायत्स में ही। ठीक है, अब करंट कंट्रोवर्सी क्या है, देखो हम केवल इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे, पीछे की ज़्यादा पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करेंगे। तो वीरशैव लिंगायत्स को जो है अभी कैटेगरी, वहाँ पे अब रिजर्वेशन की ना अलग अलग कैटेगरीज हैं, 1 2A 2B 3B 3A ऐसे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, और हर किसी को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया, जो भी वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं और रिजर्वेशन देने वाली जो भी बैकवर्ड कास्ट है, उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, और हर किसी का ऐसे अलग अलग है कि जैसे 2 है उसको 15% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, और 3A 3B वगैरह हैं तो इसमें 4 और 5% आई सपोज इसमें रिजर्वेशन मिलता है, 5% इन 3B। ओके, तो अभी वीरशैव लिंगायत्स को जो है 5% रिजर्वेशन दिया गया है स्पेशल कैटेगरी 3B में। अब इनका जो एक सबसेक्ट है वो है पंचमासाली लिंगायत्स। ठीक है, पंचमासाली लिंगायत हैं, तो ये एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 70% ऑफ द लिंगायत्स। ठीक है, तो अब ये इन्होंने नया प्रोटेस्ट शुरू करा है कि इनको रिजर्वेशन चाहिए अंडर कैटेगरी 2A 15% वाले में। ठीक है, अब ये ज़्यादातर कौन है, एग्रीकल्चरिस्ट। मैंने आपको बताया कि लिंगायत्स के जो सबसेक्ट हैं वो वोकेशन के बेसिस पे डिवाइडेड है, तो ये जो पंचमासाली हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, और ये 70% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि हमें 2A में रखो आप 3B की जगह, जहाँ पे 15% रिजर्वेशन मिलता है। ठीक है, तो अब इस डिमांड का बेसिस क्या है, तो इन्होंने ये कहा है कि पंचमासाली कम्युनिटी को है ना बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिले हुए हैं, और ज़्यादातर सेक्शंस जो हैं वो अभी वही हैं कि एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं, इसलिए काफ़ी सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। ठीक है, तो
तो अब इस चीज़ को गवर्नमेंट कैसे कोशिश कर रही है एड्रेस करने की, तो येदियुरप्पा जो कि अभी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट किया था जो कर्नाटका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन थे कि इसकी प्रॉपर स्टडी की जाए और एक रिपोर्ट सबमिट की जाए जो पंचमासाली कम्युनिटी है उनके सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस को लेके ये देखने के लिए कि उनको इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं 2A कैटेगरी में। तो वही है कि वो थोड़े मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं और उन्होंने जो अभी प्रोटेस्ट करने वाले खासकर सीयर्स वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 सीयर्स के नाम भी हैं, इन्होंने मतलब खासकर कहा है कि आप इसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे जया बसावा, मृत्युंजय स्वामी और वचानंदा स्वामी, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो इनको कहा था कि नहीं आपके फेवर में रहेगा, फिर मिक्स सिग्नल्स दिए कि इनके पास में इतना पावर ही नहीं है कि इसको 2A में कर सकें, क्योंकि ये अल्टीमेटली नेशनल पार्टी है बीजेपी एंड नॉट अ रीजनल पार्टी। तो वही है कि मतलब सेंटर के ऊपर सेंट्रल उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पिछली बार इन्होंने वैसे ये भी प्रपोज किया था कि सारे लिंगायत जो हैं उनको सेंट्रल OBC रिजर्वेशंस कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जाए स्टेट कैबिनेट डिसीजन के थ्रू, लेकिन इसको फिर वही है कि सेंट्रल बीजेपी लीडरशिप ने डिसवेट कर दिया था। और अभी क्या है, मैंने आपको बताया लगभग 99 सबसेक्ट्स हैं, उसमें से केवल 16 सबसेक्ट्स जो है लिंगायत की उनको रिजर्वेशन मिला है OBC कोटा में फॉर सेंट्रल जॉब्स, ठीक है। अब आपके लिए ना यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स, ओके, यू कैन डिस्कस, क्वेश्चन इज यू हैव टू डिस्कस द फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल कैटेगराइजिंग कम्युनिटीज एज रिजर्व्ड कम्युनिटीज, ओके। किसी भी कम्युनिटी को रिजर्व्ड या नॉन रिजर्व्ड ऐसे सेग्रीगेट करने के लिए क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, व्हाट फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, ओके। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। इसका सेकेंड पार्ट भी है, आपको ये बताना है कि जो अभी पॉलिसी है, अभी का क्लासिफिकेशन है, इज इट साइंटिफिकली एंड लॉजिकली ड्रिवन और नॉट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, ओके। तो क्या फैक्टर्स आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए टू कंसिडर रिजर्व्ड कम्युनिटी एंड वेदर द करंट क्लासिफिकेशन इज लॉजिकली ड्रिवन, ओके। अब यहाँ पे PM ने अभी असम गए थे ये 2 वेन्यूज़ पे, तो एक वेन्यू के बारे में तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसी सेक्शन में, शिवसागर का जेरिंगा पोथार, जहाँ पे 17th सेंचुरी की अहोम प्रिंसेस जो थी जयमती, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। अब वो दूसरे वेन्यू पे भी गए थे, वो भी एक हिस्टोरिक मार्टर टाउन है धेकियाजुली, और ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था 1942 में उससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अब इसका एसोसिएशन क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट से, तो इट वॉज होम टू द यंगेस्ट मार्टर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पॉसिबली, मतलब अभी तक जितना पता है तो उसके अनुसार ये यंगेस्ट मार्टर जो रहे हैं, यानी सबसे छोटे जो शहीद जिनको शहीदी मिली थी, शहादत मिली थी, वो यहीं के थे, ठीक है, धेकियाजुली के। और सितंबर 20 1942 को क्या हुआ था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के ही तहत कई सारे प्रोसेशन निकले थे फ्रीडम फाइटर्स के, और वो आसाम के अलग अलग टाउन्स में वो अलग अलग जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे गए थे स्क्वाड बना के, जिसको मृत्यु वाहिनी कहते थे। मृत्यु वाहिनी यानी कि डेथ स्क्वाड, इसका मतलब लिटरल इंग्लिश मीनिंग होता है डेथ स्क्वाड। ये बना के इस तरीके के ग्रुप्स जा रहे थे, प्रोसेशन जा रहे थे, और इसमें खासकर जो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन था वो था विमेन और चिल्ड्रन का। और ये क्या कर रहे थे, कुछ नहीं, वहाँ जाके जो पुलिस स्टेशन है उस टाइम पे उसको सिंबल माना जाता था ऑफ कॉलोनियल पावर, ठीक है। तो ये और कुछ नहीं कर रहे थे, ये ट्राई कलर वहाँ पे अनफर्ल कर दे रहे थे पुलिस स्टेशंस के ऊपर जाके, ठीक है। तो अब धेकियाजुली में क्या हुआ था कि मतलब वही ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी तेज़ी से फिर इसके ऊपर वो करी, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है ना, कि उस टाइम पे बाकी जगहों पे काफ़ी वायलेंट भी हो रहा था इस वजह से। तो उस टाइम पे धेकियाजुली में 15 लोगों को इन्होंने शॉट डेड कर दिया था। एंड इसमें जो सबसे छोटे जिसको हम कह रहे हैं यंगेस्ट मार्टिर, वो भी थी 12 ईयर ओल्ड तिलेश्वरी बरुआ, ठीक है।
तो अब वहाँ के हिस्टोरियन के मुताबिक ये अभी तक की जो पॉसिबली वही की सबसे छोटी जो मार्टिर मानी जाती है वो थी। एंड ये टाउन जो है इसमें ज़्यादातर प्राइमरली फार्मर्स और टी प्लांटेशन वर्कर्स ही हैं और इन्हीं लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। और तब से काफ़ी टाइम से अभी 20 सितंबर को मार्टिर्स डे मनाया जाता है धेकियाजुली में, ठीक है। और हिस्टोरियंस और स्कॉलर्स का कहना है कि जो असम एजिटेशन हुआ था 7985 के टाइम पे वो मतलब केवल अकेला ऐसा और पीरियड था क्विट इंडिया मूवमेंट के अलावा जिसमें मास पार्टिसिपेशन देखा गया था विमेन का। तो ये सब जो थे जैसे कनकलता बरुआ, पुष्पलता दास और तिलेश्वरी बरुआ, ये इंस्पायरिंग आइकन्स इस टाइम पे बन गए थे असम एजिटेशन के भी टाइम पे, ठीक है। अभी तक का फिर वो इनको कमेमोरेशन कैसे किया जाता है, तो ये कहा जाता है कि तिलेश्वरी की जो सुप्रीम सेक्रीफाइस थी उसको भुला दिया गया है। तो द्विजेंद्र मोहन शर्मा जो हैं ऑल आसाम फ्रीडम फाइटर्स एसोसिएशन के, उनका कहना है कि इस इवेंट पे ज़्यादा किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया जितना ये डिज़र्व करते थे। लेकिन वही है कि अभी अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और 1975 में एक मार्टर्स मेमोरियल भी वहाँ पे इरेक्ट किया गया था। और अभी धेकियाजुली पुलिस स्टेशन को जो है उसको हेरिटेज स्टेटस भी दिया गया और उसको फिर से रिस्टोर किया है आसाम गवर्नमेंट ने। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन सेक्शन टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।